हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर 6 चल रहा है और 6वें चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, और रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कैसे करते हैं ये भी आपको बताया था। और रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं का मतलब ये हमको किस किस चीज़ की जानकारी देते हैं और ये हमें किस चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। इसका मतलब विशेषताएं भी हमने इसकी लिखी हैं और सीमाएं भी इसकी हमने नोट की हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की आपको आपके सिलेबस के अंदर दे रखी हैं। तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से चेक करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं। उन समीकरणों को हमें संतुलित भी करना है और समीकरण को बनाना भी सीखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें से सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। और आप लोगों को ये भी पता ही होगा परिभाषा को कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पदार्थों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसको ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थों के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलो मैं एक लाइन में परिभाषाएं नोट कर रहा हूँ यहाँ। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न लिखित प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें से देखो सबसे पहले आप लोगों को जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो है संयोजन। संयोजन, इसका दूसरा नाम हो सकता है संयुग्मन। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्रियाकारक बोलते हैं। और इन क्रियाकारक पदार्थों के अंदर भाई दो क्रियाकारक पदार्थों को आप मिलाएंगे तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। या फिर आप एक क्रियाकारक कोई पदार्थ ले रहे हैं तो उसको तापमान, दाब या उत्प्रेरक कोई परिस्थिति दे रहे हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। सिंपल वे में अगर ये एक केमिकल पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ होता है चौक, और मैंने आपको बताया था कि चौक कौन सा रसायन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सामान्य अवस्था में अगर इसको मैं रख देता हूँ तो ये किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर इस चौक को मैं बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लेता हूँ और पाउडर बनाने के बाद अगर इस चौक को पानी में डालकर और गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना लेते हैं और गर्म करते हैं, तो इसके अंदर से रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और फिर
बुझे हुए चूने का जलीय विलयन आपको बच जाएगा। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है ना इसके अंदर। तो इसी प्रकार से जब तक आप क्रिया कारकों को कोई या तो परिस्थितियां दो, ताप की दो, दाब की दो, उत्प्रेरक की दो, ये भौतिक परिस्थिति आप देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, या फिर दो या दो से अभिकारकों को आप एक दूसरे के साथ मिलाकर किसी एक पात्र में रखोगे तब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपने दो या दो से अधिक अभिकारकों को आप आपस में मिलाया है, तो अभिकारकों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो अभिकारक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर पहले से पुराने बंध बने होते हैं। अब जैसे अभिक्रिया होगी तो ये पुराने बंध तो टूट जाएंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। तो जैसे नए बंधों का निर्माण होगा तो नए बंधों के साथ आपके लिए जो यहाँ पर पदार्थ प्राप्त होने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाई थी, समझ में आ रही है बात। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो मैं इसकी एक लाइन में परिभाषा लिख रहा हूँ और उस परिभाषा के अनुसार ही इसका उदाहरण लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनको संयोजन, दूसरा नाम संयुग्मन, तीसरा नाम योगशील अभिक्रिया कहते हैं। कितने नाम दे दिए इस अभिक्रिया के? संयोजन का मतलब जुड़ना, संयुग्मन का मतलब जुड़ना, योगशील का मतलब योग हो जाना या जुड़ जाना। सभी जो शब्द यहाँ पर हमने नोट किए हैं, सभी शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है। अब देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ लें तो एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ मैं। देखो बेटा, एक पदार्थ तो ई है गो, या को नाम धर रहा हूँ मैं ए, और एक पदार्थ ई है बी, ठीक है। इसको मैं गहरा कर देता हूँ। ये दो पदार्थ हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, अब ये दो पदार्थ आपस में मिल जाएं और दोनों जब मिल जाएंगे तो इतको दो दिख रहे, तो इतको क्या दिखेंगे, एक। ये तो ए आ गया और ये बी आ गया, दोनों मिल गए, उत्पाद का बन गो ए बी, और इनके बीच में एक नया बंध बन जाएगा। समझ में आ गई बात? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल गए और मिलकर क्या बना लिया, एकल उत्पाद बना दिया। तो इस प्रकार से जो एकल उत्पाद का यहाँ पर निर्माण हुआ है, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, योगशील, संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। अब देखो साहब, उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोयले का दहन, यानी कि कोयला को आप जब जलाते हो तो उसका क्या समीकरण बनता है और उसके अंदर कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोयला को हम किससे दर्शाएंगे, सी से। और जब भी हम कोई चीज़ को जलाएंगे तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, जो आपको आराम से ओपन एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण से मिल जाती है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को जला सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन गैस वातावरण के अंदर उपस्थित है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते,
समझ में आ गई बात। C+O2 इजकल टू दोनों ने मिला दो, दोनों मिलके क्या बना देंगे, CO2 गैस। जब कोयले को आप वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ में आ गई बात। तो दो या ए मान लो या बी मान लो, और ये क्या बन गया, ए बी, ये उत्पाद बन गया। अब इसी तरह से एक उदाहरण और लिख दूं मैं, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम का फीता लें, ये मैग्नीशियम का रिबन हो गया, ठीक है ना। इसका दहन कराना है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। दोनों जोड़ दिए ना। अब या चीज़ें मत सोचियो कि सर यहाँ तो आपने कार्बन के संग ऑक्सीजन जो कि त्यों जोड़ के CO2 लिख दियो, लेकिन यहाँ O2 लिख रहे हो पर यहाँ तो O लिखे हो है। तो बेटा ये इसके लिए तो आपको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो समझो यह बात है कि ये तो है कि क्रियाकारक, दोनों क्रियाकारक आपस में मिल गए, एकल उत्पाद बना दियो, ठीक है ना। अब चेक करो कि ये अभिक्रिया संतुलित होती है कि ना है। तो देखो मैग्नीशियम को इसको एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, दोनों साइड में बैलेंस है। ऑक्सीजन का इधर एक है, इसको दो हैं, तो आपको ऑक्सीजन दो करने के लिए इस जगह पर दो का गुणा करना पड़ेगा। पर जब यह दो को गुणा यहाँ करें तो ये सबरे में है जाए, Mg में हो गया और ऑक्सीजन में के अंदर भी हो गया। तो अब आपको देखना होगा कि Mg के भी एटम्स यानी कि परमाणु कितने हो चुके होते हैं, दो। तो आपको दो का मल्टीप्लाई, दो का गुणा इस जगह पर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया भैया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। समझ में आ गई बात। और देखो अगर और तीसरा उदाहरण मैं यहाँ पर लूँ तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करा दें, ये बिना बुझा चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। अगर बिना बुझे हुए चूने के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हो तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखो दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिले और एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या बनाएगी, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर इसको चेक कर लो, कैल्शियम का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के तीन हैगे ना, इतको कितने के देखो, दो तो ये रे और एक ही रो, तीन हैगे टोटल। कार्बन को एक, कार्बन को एक, तो संतुलित है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जब भी समीकरण को संतुलित करें तो यह समझ लो जैसे बनिया के डेंग, अगर आप लोग कोई भी सामान लेने जाते हो दुकानदार के पास, वो तराजू से आपको सामान तोल कर देता है, तो तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं उनको वो बिल्कुल बराबर कर लेता है ना। तो यहाँ से तो आप इसको तराजू मान लीजिए, और ये एक पल्ला हो गया और ये एक पल्ला हो गया, दोनों पल्लों को आपको क्या करना है, बिल्कुल बराबर देना है। क्योंकि ना तो आप सामान कम ले सकते दुकानदार से और ना ही दुकानदार आपको फालतू दे सकता, इसलिए दोनों पलड़ों का बराबर होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी तरह से समीकरण को संतुलित करने के लिए भी RHS और LHS दोनों के दोनों पक्षों का बराबर होना भी बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आ गई बात। तो ये बेटा हो गई संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो आप वीडियो को पॉज करो और इन उदाहरणों को और परिभाषाओं को नोट करो। तो देखो और मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, चलो संयोजन का ही, और देखो उसकी हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, संयोजन का ही उदाहरण है ये, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो सबसे पहले आपको एथीन लेनी है और एथीन के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो देखो एथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम एथीन।
इसको क्या बोलेंगे बेटा? एथीन। और इसका हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए आपको यहाँ पर H2 के साथ रिएक्ट करानी पड़ेगी, अभिक्रिया कराएंगे। और यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ निकिल Ni, यहाँ पर निकिल मैंने तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? निकिल क्या हो सकता है बताओ? उत्प्रेरक। और इसकी परिस्थितियाँ हैं कि ये अभिक्रिया होगी 400 केल्विन तापमान पर और 100 ATM दाब पर। तो देखो सब की सब भौतिक परिस्थितियाँ मैंने नोट कर दी हैं। और भौतिक परिस्थितियाँ क्या हैं कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आपको निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति चाहिए, 473 केल्विन ताप चाहिए, 100 एटमॉस्फेयर का दाब चाहिए, तब जाकर ये हाइड्रोजन जो है इस एथीन के अंदर जुड़ेगी। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए ये परिस्थितियाँ हमको आवश्यक होती हैं। और अब हाइड्रोजन को इसके साथ में जोड़ कर लिख रहा हूँ, देखो CH बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल कर दिया। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इस चीज़ को आप पाठ 8 में और ढंग से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल आप इतना ही इसको देख लो, आपको समझ आ जाएगी उस टाइम पर। तो ये जो यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो क्या है? एथेन, ठीक है ना। तो एथीन का जो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा है कि 2 क्रियाकारक हैं, आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाया है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एथीन का हाइड्रोजनीकरण एक संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम दूसरी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है बेटा हमारी दूसरे प्रकार की अभिक्रिया को देखते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया तो संयोजन है कि, दूसरी है कि हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो पहले तो शब्द को अर्थ समझो। विस्थापन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, विस्थापन का अर्थ है हटाना। समझ गए? बिल्कुल साधारण कर दिया अकबरवा साहब, जो समझ लो। विस्थापन को अर्थ क्या है? हटाना। जैसे देखो आप लोग अपनी क्लास में बैठे हो, ये एक बच्चा बैठा है, ये दूसरा बच्चा बैठा है, ये तीसरा बच्चा बैठा है। इस तरह से आपने लाइन लगा के बैठे हो। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं अपनी कक्षा में? अब क्या करते हैं कि जैसे अगर ये बच्चा ए इस बच्चे को हटा देता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है, तो ए ने किसको हटा दिया? सी को हटा दिया, उसकी लाइन में से हटा दिया ना। तो क्या कह सकते हैं हम? ए ने सी को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? ए ने सी को विस्थापित कर दिया। अब ए ने जब सी को विस्थापित कर दिया है तो यहाँ पर बेटा हम कैसे कह सकते हैं? ये विस्थापित कर दिया अगर इसने, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी तो होगी विस्थापित करने के लिए। अब कैपेसिटी क्या हो सकती है कि या तो ये ज़्यादा ताकतवर है या फिर इसको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये ज़्यादा, विस्थापन का मतलब आप लोग चेक करो बेटा, हटाना। तो देखो आपको अभी बता रहा था मैं कि ए एक स्टूडेंट है, इसको ये चला जाता है सी की जगह पर, तो ए ने सी को हटा दिया, तो ये ज़्यादा एक्टिव होगा तभी तो इसने सी को हटा दिया। तो अगर कोई चीज़ एक्टिव है और वो अपने से कम एक्टिव है, बाकी जगह पे तो हटा दे, तो भाई तो क्या बोले हम? विस्थापन। तो देखो एक परिभाषा बनाए हम विस्थापन की, इसकी परिभाषा बनाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक
क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से हटा देता है, लवण विलयन से हटा देता है। तो इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रही बात? अभिक्रिया कैसी है? अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से, कौन कहते? कम क्रियाशील तत्व को कोई लवण विलयन है ना, बा में थे, बा कम क्रियाशील तत्व है, हटा देगो कौन? अधिक क्रियाशील तत्व। समझ में आ रही है बात? तो देखो बेटा, इसके लिए हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं Fe+CuSO4, ये लोहा है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। तो देखो, कॉपर सल्फेट को विलयन लेते हैं हम, और कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने पटक दे कौन? लोहे की एक छड़। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि ये जो आयरन है ये लवण विलयन है बेटा ये, और इस लवण विलयन का तत्व कौन कौन से हैं? कॉपर और सल्फेट, और ये अकेला है Fe। अब इसके लवण विलयन में से ये धातु तत्व को विस्थापित करेगा। किसको विस्थापित करेगा? धातु तत्व को। और धातु तत्व को विस्थापित करके क्या बना लेगा? FeSO4+Cu। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन है, और लवण विलयन कौन है? अधिक क्रियाशील तत्व आयरन है, कम क्रियाशील तत्व कॉपर है, लवण विलयन CuSO4 है। समझ में आ रही है बात? यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व Fe अपने से कम क्रियाशील तत्व Cu को उसके लवण विलयन कौन सा है बेटा? CuSO4 से विस्थापित कर देता है। मैं बिल्कुल अभिक्रिया की पूरी बात लिख रहा हूँ नीचे, तो आप लोग ध्यान से इसको चेक करोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उदाहरण आप लोगों को देख लो आराम से चेक करके। आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील है, हटा देगो। और कहाँ ते हटावेगो? लवण विलयन ते हटावेगो। जब लवण विलयन में तो यहाँ ते आई कॉपर हट जाएगो तो यहाँ की जगह पे कौन आ जाएगो? Fe आ जाएगो। और Fe अगर एक जगह पर आ जाएगो तो यहाँ पर क्या बनेगा? FeSO4। लवण का विलयन क्या बन गया? FeSO4। समझ में आ गई बात? कॉपर बिल्कुल अलग हट जाएगा, कॉपर बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हट जाएगा। अब देखो ऐसे ही अगर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करावें तो क्या बनेगा? ZnSO4+Cu।
समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ को छोटा सा प्रयोग करके देखो। हमने कहा करो कि एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया। कौन सा विलयन भर दिया है हमें? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है बेटा, ये होता है नीले रंग का। कैसे रंग का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन? नीले रंग का होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर कुछ मात्रा में हम जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जिंक के टुकड़े। ये हमने डाल दिए जिंक टुकड़े। नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, फिर उसके अंदर हमने क्या डाल दिए? जिंक के टुकड़े। अब देखो दोनों क्रियाकारक मिल गए ना दोनों क्रियाकारक। अब क्या होता है? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। किसका नीला रंग गायब हो रहा है? विलयन का। यहाँ पे लिखते हैं विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से चेक करो, नीलो रंग गायब क्यों होयो? बिल्कुल बड़े आराम से समझो। नीला रंग बेटा किस विलयन का था? कॉपर सल्फेट का। आगे बात समझ में? अब नीला रंग जब कॉपर सल्फेट के विलयन का था तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? जिंक के टुकड़े। कॉपर सल्फेट में क्या डाल दिया हमने? जिंक के टुकड़े। दोनों में आपस में रासायनिक अभिक्रिया हुई तो किसका निर्माण हो गया? जिंक सल्फेट का। किसका निर्माण हो गया? जिंक सल्फेट का। अब या के अंदर कौन सा विलयन है बताओ? जिंक सल्फेट का। होगो कि नहीं होगो? समझ में आ गई? अब जिंक सल्फेट का जो विलयन यहाँ पर बना है इसका रंग तो नीला नहीं होता है। जिंक सल्फेट के विलयन का रंग नीला नहीं होता है, इसलिए अब कॉपर सल्फेट को विलयन को नीलो रंग यहाँ क्यों दिखेगा भाई? नहीं दिखना चाहिए, और वो ना ही दिखता है। समझ में आ रही है ना बात? तो कॉपर तो यहाँ बिल्कुल अकेलो रहेगा, विलयन में डोल रहा है कॉपर अकेलो, कॉपर आयन के रूप में। तो विलयन जो बने हो वो तो काई को बने हुए हैं? जिंक सल्फेट को, और जिंक सल्फेट का रंग नीला होता ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो ये रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तो विलयन का नीला रंग तो गायब होना जरूरी है। तभी तो कह सकते हैं कि इस लवण विलयन में से कॉपर को हटा दिया गया है। तभी तो पता पड़ेगा तुमने कि जब तक यह विलयन में कॉपर या सल्फेट के संग मिल रहा हो जब तक तो नीले रंग को, और जब कॉपर या हमते हट के कौन आएगो? जिंक आएगो, तो विलयन को नीलो रंग गायब हैगो। इसका मतलब यहाँ देखो इस अभिक्रिया में Zn अधिक क्रियाशील तत्व है, जो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर देता है और ZnSO4 का निर्माण होता है। इसलिए विलयन का नीला रंग
गायब हो जाता है। कारण लिख दिया भाई साहब मैंने पूरा पूरा। अब यहाँ पर इसका भी एक प्रयोग बताता हूँ आपको। एक बीकर लीजिए और एक बीकर के अंदर हमने भर दिया कॉपर सल्फेट का विलयन और उसके अंदर डाल दिया एक लोहे की छड़। ठीक है ना, ध्यान से समझियो। ऐसे एक बीकर ले लियो और बीकर में कॉपर सल्फेट को विलयन भर दियो। कॉपर सल्फेट के विलयन को रंग कैसो नीलो और बाँ में हमने डाल दी एक लोहे की छड़। जैसे लोहे की छड़ हमने डाली है तो कुछ देर बाद देखते हैं कि धीरे धीरे विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है और लोहे की छड़ के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और लोहे की छड़ के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका प्रश्न बन सकता है आपके लिए। क्या कारण है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग गायब हो जाता है और लोहे के छड़ के ऊपर भूरे रंग की पत्र की चढ़ जाती है। तो प्रश्न का जवाब क्या होगा आपके पास? तो प्रश्न का जवाब है हमारे पास कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डाली जाती है तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन लवण विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर FeSO4 का निर्माण कर देता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लोहे की छड़ के ऊपर कॉपर की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। समझ में आ रहा हो ना उत्तर? प्रश्न को समझो, उत्तर को समझो। इसी अभिक्रिया में से प्रश्न निकाला है, इसी अभिक्रिया में से जवाब निकाला है। जैसे इस अभिक्रिया का जवाब मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है ना? तो बेटा ये होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना? लेकिन विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील को हटाएगा। आप ऐसा मत कर देना कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील से, यानी कि कम क्रियाशील तत्व पे अधिक क्रियाशील हटवा दें, क्योंकि कई बार ऐसे उदाहरण आ जाएं कि जैसे ये दो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी आ गई और एक तीसरी रासायनिक अभिक्रिया और लिखी आ जाए, तैयार का जाए। कौन सी? एक अभिक्रिया और मैं लिख के बताऊं तैयार का, जैसे ये आ जाए कि Mg के साथ अभिक्रिया करा देते हैं किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ बनना चाहिए मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम। और अगर ई अभिक्रिया तैयार का दे दी जाए, मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ यह, और एक तो ई है और एक ई है और एक ई टी है, तीन रासायनिक अभिक्रिया तुमको दे देंगे और ऊपर प्रश्न लिख दियो क्या ये निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभव हैं? संभव हैं का मतलब क्या ये अभिक्रियाएं हो सकती हैं? तो ये अभिक्रिया हो सकती है क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है, इसको हटा सकता है और इसको बना सकता है। ये अभिक्रिया हो सकती है जिंक अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये बना सकता है, इसको हटा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील नहीं होता। तो मैग्नीशियम तो कम क्रियाशील होता है, कैल्शियम अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कम क्रियाशील तत्व अपने ते अधिक क्रियाशील तत्व कैसे हटावेगो? ना हटा सके तो कमजोर है, ताकतवर है, तो ताकतवर को कमजोर आदमी नहीं हटा सकता उसकी जगह से, तो इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं होती। तो इस तरह के प्रश्न भी हमको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके लिए बेटा एक होती है सक्रियता श्रेणी, और उस सक्रियता श्रेणी के में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है और तत्वों को व्यवस्था की गई है वहाँ पर कि अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर तत्वों को लिखा गया है। तो ऊपर जो टॉप पर लिखे हुए हैं वे बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, उनके नीचे लिखे जो आ रहे हैं वे कम क्रियाशील हैं। ऐसी एक सक्रियता श्रेणी बनी होती है, उसके आधार पर हमको अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील तत्व का पता चलता है। समझ में आ रही है बात? तो हमको जो भी उदाहरण यहाँ पर समझाए जा रहे हैं आप लोगों को, उन सभी उदाहरणों को बड़े गौर से अगर आप लोग देखें तो देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं संभव हो सकती हैं
और कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं हो सकती। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ से, आप लोग इसको नोट मत करना, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखो बस सक्रियता श्रेणी के बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं, चाहते तुमने न्यू पतो रे कि कौन सी अभिक्रिया है सके कौन सी ना है सके। तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर यह सक्रियता श्रेणी बनाई जाती है। और इसमें देखो ऊपर से नीचे लिख रहा हूँ मैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, और इसके Hg के नीचे आता है कौन, सिल्वर और सोना। तो देखो ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, गोल्ड, ये है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन ते ऊपर, ये जो हाइड्रोजन है या ते ऊपर के जो तत्व हैं इन पे ध्यान दो। हाइड्रोजन से जो ऊपर के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील धातु तत्व। ये सब के सब जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन ते ज़्यादा क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन ते जो नीचे के हैं ये सभी के सभी तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। ठीक है ना। अब ये सब कम क्रियाशील है और ये सब कौन है, अधिक क्रियाशील। तो देखो यह सक्रियता श्रेणी में ध्यान दो, आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया था। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने इसको विस्थापित किया। लेकिन इन दोनों में देखो कौन ज़्यादा क्रियाशील है, जो ज़्यादा ऊपर जा रहा हो वो ज़्यादा क्रियाशील है। ये क्रियाशीलता बढ़ती है इस तरफ, क्रियाशीलता का क्रम, ऊपर को तीर जा रहा तो ऊपर को बढ़ रही है। यानी कि या मैग्नीशियम से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, कैल्शियम, और कैल्शियम से ज़्यादा कौन है, पोटेशियम, और या तो ज़्यादा कौन है, सोडियम। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी है कि सोडियम, और सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है, सोना। इसलिए सोना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और या तो नेक्स्ट से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, सिल्वर, और या तो नेक्स्ट से ज़्यादा कौन है, पारव, और या तो नेक्स्ट से ज़्यादा कौन है, कॉपर। तो ये जो सक्रियता श्रेणी है या के आधार पर ही विस्थापन अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं। तो इस सक्रियता श्रेणी को हमको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए और थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर किताब के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उनके हिसाब से आप अभिक्रियाओं को अगर ध्यान में रखते हो तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं संभव हो सकती हैं, कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रही बात। तो क्रियाशीलता की जो ये श्रेणी है ये तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो होती है उसके आधार पर इस सक्रियता श्रेणी को बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। क्लियर है ना बात। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में आपने विस्थापन अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझा है, सक्रियता श्रेणी को देखा है और संयोजन अभिक्रिया को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अभिक्रियाओं के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। क्लियर।